प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हम लोग पिछले वीडियो में बातें किए थे शिवाजी के बारे में और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई, वहीं से पुनः मराठा साम्राज्य के इतिहास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात कौन शासक बना, इस पर हम बातें कर लेते हैं। शिवाजी का जो बड़ा पुत्र था संभाजी, उस संभाजी पन्हल्ला के दुर्ग में बंद था। उस समय पन्हल्ला के दुर्ग में कैद था, पन्हल्ला के दुर्ग में बंद था, क्योंकि यह एक अशिष्ट राजकुमार था और इसी कारण शिवाजी ने इसे जेलों में बंद कर रखा था, जिसके कारण शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम ने दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करने के पश्चात स्वयं गद्दी पर बैठ गया, उसका राज्याभिषेक हो गया। लेकिन मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। उस फूट के पीछे सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा कारण था, और वो था संभाजी। संभाजी पन्हल्ला के दुर्ग से बाहर निकला और बाहर निकलने के पश्चात वह राजा राम के पास पहुंचा और राजा राम से उसने यह जाहिर किया कि मैं तुमसे बड़ा हूं और इस गद्दी पर मेरा अधिकार होना चाहिए। और इसलिए संभाजी अपने छोटे भाई को अपदस्थ कर गद्दी पर बैठ गया और संभाजी 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि कौन कब से कब तक शासन किया था शिवाजी के उत्तराधिकारियों में। तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों में देखा जाए तो संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक शासन किया। उसके बाद राजा राम गद्दी में बैठा और राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद ताराबाई का जो शासन था वो 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। और उसके बाद देखा जाए तो शासन किसका आया, शाहू का आया, और शाहू का 1707 से लेके 1749 तक रहा। तो ये चार जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, इनका कब से कब तक डेट है, वो डेट मिलान करने के लिए आता है। जो भी प्री के परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सवाल पूछा जाता है। हम बातें करेंगे संभाजी के बारे में। 1680 ईस्वी में संभाजी गद्दी पे बैठ गया और गद्दी पर बैठने के पश्चात अब एक तरह से मराठा साम्राज्य में फूट पड़ गई। शिवाजी अपना प्रशासन अष्ट प्रधान के माध्यम से संचालित करते थे। अष्ट प्रधान उनका एक मंत्री परिषद था, जो एक सलाहकारी मंत्री परिषद था, लेकिन उस मंत्री परिषद के सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। संभाजी ने उस अष्ट प्रधान परिषद का विघटन कर दिया। एक षड्यंत्रों का बोलबाला था, षड्यंत्रों का जाल बुना हुआ था मराठा साम्राज्य में, जिसके कारण क्योंकि सब चाहते थे कि राजा राम गद्दी पे बैठे, सब चाहते थे। और इसी कारण देखा जाए तो संभाजी ने अष्ट प्रधान का विघटन करके और एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण पर अपना विश्वास जताया और उसे ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसका नाम है कवि कलश पर देखा जाए तो इसने अपना विश्वास जताया और कवि कलश को ही संभाजी ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आगे हम बातें करें तो इस तरह जितने भी शिवाजी के बनाए गए कानून थे, उसमें कई जगहों पे परिवर्तन करने का काम भी संभाजी ने किया। लेकिन संभाजी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब
औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र विद्रोही शहजादा अकबर सेकंड भागता हुआ महाराष्ट्र चला गया। भागता हुआ महाराष्ट्र चला गया और महाराष्ट्र में जाने के पश्चात वह किसके यहाँ शरण ले लिया? वह शरण ले लिया संभाजी के यहाँ। संभाजी के यहाँ शरण ले लिया, क्योंकि संभाजी और अकबर सेकंड के बीच दोस्ती भी थी, और दोस्ती उस समय थी जब संभाजी सेकंड मुग़ल मनसबदार हुआ करता था। आगरा के दरबार में उसे मनसबदारी के पद पर बैठाया गया था, 5000 का मनसबदारी का पद दिया गया था। लेकिन संभाजी और औरंगजेब की जो छोटी पुत्री थी जेबुनिसा, उसके बीच प्रेम प्रसंग का मामला आया, और जिसके कारण जेबुनिसा संभाजी से विवाह करना चाहती थी। औरंगजेब इसके खिलाफ था। औरंगजेब ने शिवाजी को चेतावनी भी दिया कि अपने पुत्र को बुला लो, अन्यथा बुरा होगा। और इसी कारण इधर शिवाजी ने अपने पुत्र को बुलाकर और पन्हल्ला के दुर्ग में कैद कर दिया, पन्हल्ला के दुर्ग में बंद कर दिया, ताकि यह मुग़लों से दुश्मनी न ले सके, औरंगजेब की पुत्री से विवाह न कर सके। जबकि जेबुनिसा संभाजी को अपनी पति मान चुकी थी, और इसी कारण देखा जाए तो आगे भी जेबुनिसा कैसे संभाजी का साथ देती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर संभाजी ने अकबर सेकंड को संरक्षण दिया, और उसी अकबर सेकंड का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत चला गया, और दक्षिण भारत से वह पुनः वापस नहीं आ सका। मराठों के युद्ध में वह फंस गया, और इसी कारण नेपोलियन, फ्रांस का तनाशाह नेपोलियन अपने डायरी में लिखा करता था कि जिस तरह औरंगजेब को दक्षिण भारत के नासूर ने अंत किया, दक्षिण भारत के साम्राज्य ने अंत किया, ठीक उसी तरह मेरा स्पेन के नासूर ने अंत किया। इस बात को नेपोलियन भी अपने डायरी में लिखा करता था। यहाँ पर हम बातें करें तो संभाजी और औरंगजेब से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने के पश्चात अंततोगत्वा 1689 ईस्वी में देखा जाए तो औरंगजेब के साथ एक युद्ध में संगमेश्वर की पहाड़ी में संभाजी को पराजित होना पड़ा। उस समय औरंगजेब के सेना का नेतृत्व मुकर्रब खान कर रहा था, और इस युद्ध में देखा जाए तो संभाजी, उनका पुत्र साहू, उनके प्रधानमंत्री कवि कलश, ये सभी पकड़े गए, और पकड़े जाने के पश्चात उन्हें बहादुरगढ़ लाया गया, जहाँ पे औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। और उसी बहादुरगढ़ में देखा जाए तो औरंगजेब ने कवि कलश को फांसी के फंदों पे लटका दिया। उसके बाद संभाजी को भी मृत्युदंड दिया। अकबर सेकंड जो उसका पुत्र था वो भी गिरफ्तार किया गया था, और अपने पुत्र अकबर सेकंड को उसने देश निकाला दे दिया, उसे ईरान भेज दिया, और वहीं ईरान में ही अकबर सेकंड की बाद में मृत्यु हो गई। अकबर सेकंड कभी भी देश वापस नहीं आ सका। आगे हम बातें करें तो यहीं पर 7 वर्षीय जो साहू था, वो साहू किसका पुत्र था? संभाजी का पुत्र था। 7 वर्षीय साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के पश्चात उसे आगरा भेज दिया। आगरा जब जेल में साहू पहुंचा, छोटा सा बालक जब साहू पहुंचा, तो ये बात जेबुनिसा को पता चली। जेबुनिसा को पता चली कि संभाजी का पुत्र साहू कैद खाने में आया है। इसलिए जेबुनिसा उस कैद खाने में पहुंची, और कैद खाने में ही पुत्रवत पालन किसका किया? साहू का किया। साहू को शिक्षा, दीक्षा इत्यादि सब कुछ देने का काम जेबुनिसा के द्वारा किया गया। और इधर देखा जाए तो पुनः अब संभाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य खाली हो चुका था, मराठा साम्राज्य की गद्दी खाली हो चुकी थी, साहू जेल में था। इसलिए
राजा राम गद्दी पर बैठा। राजा राम को गद्दी पर बैठाया गया और राजा राम 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक शासन किए। राजा राम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह भी मराठों का झंडा बुलंद रखा। औरंगजेब से कई जगहों पे युद्ध करना पड़ा। अंततोगत्वा रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया, जो शिवाजी ने राजधानी बनाई थी, लेकिन रायगढ़ छीन गया और इसी कारण एक सुरक्षित प्राकृतिक दुर्ग सतारा चला गया और राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। सतारा को अपनी राजधानी बनाने का काम किया और वहीं देखा जाए तो सतारा में ही युद्ध करते समय राजा राम की बाद में मृत्यु हो जाती है। और जब सतारा में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के पश्चात जो राजा राम सेकंड की विधवा पत्नी है, जिसे ताराबाई कहा जाता है, ताराबाई फिर मराठों के स्वतंत्रता की आवाज़ को बुलंद करती है, मराठों के आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करती है। और वही ताराबाई जब मराठों के स्वतंत्रता संग्राम को लड़ती है, कई बार पूछा जाता है कि ताराबाई किसके समकालीन थी, औरंगजेब के समकालीन थी, मराठों का स्वतंत्रता संग्राम कौन लड़ी थी, ताराबाई ने लड़ा था। और ताराबाई 1700 से लेके 1707 ईस्वी तक वह युद्ध करती रहती है। अंततोगत्वा देखा जाए तो दक्षिण भारत में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही यहाँ पर जेबुनिसा अपने भाई आजम के माध्यम से आगरा के कैद खाने से साहू को रिहा कर देती है। साहू अब बड़ा हो चुका है। साहू जब महाराष्ट्र पहुंचता है तो गद्दी की दावेदारी होती है, वहाँ पे गद्दी की दावेदारी की जाती है। दक्षिण भारत पहुँचते ही, महाराष्ट्र पहुँचते ही, लेकिन ताराबाई गद्दी छोड़ने की तैयार नहीं है। ताराबाई नहीं चाहती है कि गद्दी छूटे। तो स्वाभाविक है जो ट्रस्टी होगा, जो न्यासी की तरह कार्य करेगा और वो गद्दी नहीं छोड़ेगा तो महाभारत होगा। महाभारत होगा क्योंकि धृतराष्ट्र भी पांडु के गद्दी के ट्रस्टी थे। ठीक यहाँ पे महाभारत होता है और उस महाभारत में 1707 ईस्वी में ताराबाई की सेना और साहू के सेना के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में साहू की सेना जीत जाती है, ताराबाई की सेना हार जाती है। इस युद्ध को खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। 1707 ईस्वी में लड़ा जाता है और फिर साहू गद्दी पे बैठ जाता है और साहू 1707 से लेके 1749 ईस्वी तक शासन करते हैं। दूसरी तरफ हम बातें करें तो यहाँ पे ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को लेके सतारा चली जाती है और उसी सतारा में ताराबाई रहती हैं, वहीं पे शासन करती हैं। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो सतारा भी साहू के हाथों में आ जाता है। फिर ये कोल्हापुर चली जाती हैं और कोल्हापुर में कौन शासन करती हैं? ताराबाई। और सतारा से लेकर रायगढ़ तक का क्षेत्र साहू के हाथों में आ जाता है। साहू अपने सेनापति के पद पर एक चित्पावन ब्राह्मण की नियुक्ति करता है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। और वही बालाजी विश्वनाथ आगे चल के मराठा पेशवा बनता है। अपनी योग्यता के बल पर 1713 ईस्वी में वह पेशवा बन जाता है और उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है। मराठा एम्पायर कहा जाता है। तो पेशवाओं के इतिहास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं 8707 835199 और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरा मनोबल ऊंचा बढ़ते जाए और मैं आपको अधिक से अधिक ज्ञान से लाभान्वित करूं।
धन्यवाद। थैंक यू।